Unacademy. Let's crack it. हेलो दोस्तों, अनअकैडमी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो G20 की तैयारियां हम सभी लोग देख रहे हैं कि देश के अंतर्गत खासतौर से दिल्ली में किस तरह से व्यवस्था को चाक चौबंद किया जा रहा है। 9 और 10 तारीख को G20 का जो आयोजन है भारत में किया जा रहा है। इसके चलते कई सारे रूट्स को डाइवर्ट किया गया है, कई तरह की व्यवस्थाएं की जा रही हैं और इसका आयोजन धूमधाम तरीके से मनाए जाने के लिए जो प्रक्रिया है वो तय की जा रही है। इस पूरे शिखर सम्मेलन से जुड़ी हुई जो बातें होंगी वो तो अपने आप में महत्वपूर्ण है ही। ये G20 जो शिखर सम्मेलन वो भी महत्वपूर्ण है, लेकिन इसी कड़ी में कुछ ऐसा पहलू भी है जो हमसे छूट रहा है या जिसके बारे में हमें जानना चाहिए। एक हाल ही में खबर चर्चा में है जिसमें कहा गया है कि G20 शिखर सम्मेलन के दौरान जो बहुत सारी चिंताएं हैं उसमें एक चिंता है विकासशील देशों के बीच में जो बढ़ता हुआ कर्ज का बोझ है, खासतौर से चीन जैसे देशों के द्वारा या वित्तीय संस्थाओं के द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करती है या फिर निजी बैंकों के द्वारा, वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते हमने जलवायु परिवर्तन या अन्य तरह के जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं वहां पर इन विदेशी शक्तियों का शिकंजा कहीं ज्यादा जकड़ चुका है और बढ़ चुका है। इस पर एक रिपोर्ट आई है, उस पर चर्चा करेंगे। तो सेशन को शुरू करने से पहले इसका टॉपिक देख ले। G20 प्रमुख मुद्दा, कई विकासशील देशों के बीच ऋण की लगातार और गंभीर समस्या है। तो इसमें कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण देश हैं जिनका नाम आया है और जिनके बारे में आपको समझते हुए इस मुद्दे की गंभीरता को समझना है। देखिए मुद्दा क्या है, जैसा मैंने कई सारे टॉपिक्स में आपको बताया है कि क्या है वो प्रभाव है। अभी आपको यहाँ पर प्रभाव दिख रहा है उस समस्या का, क्यों है ये आपको समझना है। किसी भी प्रश्न में जब आप क्या है के साथ साथ क्यों है लगा देंगे, वहीं पर आपका यूपीएससी का उत्तर लिखने लायक जो अभ्यास है वो हो जाएगा। तो खबर है जो कि आपको बताती है कि क्या चल रहा है, स्थिति क्या है। अब ये क्यों है ये आपको ढूंढना है, तो मिलकर के चलिए ढूंढते हैं। तो खबरों में क्यों है, क्योंकि 18वां G20 का जो शिखर सम्मेलन है वो नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। तो इस बात को भी आप मार्क कर लीजिए कि आपसे पूछा जा सकता है कि G20 शिखर सम्मेलन जो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है वो कौन सा है। 15वां है, 16वां है, 18वां है, 20वां है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा है। 18वां है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों का शिखर सम्मेलन है। दोनों शब्द क्यों लिखे हैं, राष्ट्राध्यक्ष यानी राष्ट्रपति भी आ सकते हैं, शासनाध्यक्ष यानी प्रधानमंत्री भी आ सकते हैं। जैसे अभी तक चीन को लेकर के ये अनुमान लगाया जा रहा था कि वहां के राष्ट्रपति आएंगे, लेकिन अब ये कहा गया है कि वहां के जो प्रीमियर है वो आएंगे। ठीक है, तो ठीक है, ये भी एक अपने तरह का चैलेंज है या हम कहें भारत को इशारा है, वो एक अलग विषय है, अलग दिशा में फिर उस पर डिस्कशन होगा। अभी के लिए हम इस पर बात करते हैं। तो ये जो शिखर सम्मेलन है इसका मकसद क्या है, जलवायु से जुड़े हुए मुद्दों को देखना, हरित विकास को देखना, डिजिटल अर्थव्यवस्था को देखना, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को देखना। ऐसे जो मुद्दे हैं, जब आप समझेंगे कि इन मुद्दों को जब एड्रेस करना है तो इन मुद्दों से जुड़ी हुई जो समस्या है उस पर भी ध्यान देना होगा। समस्या बहुत विकराल है, जी हाँ। तो प्रमुख मुद्दों में से एक, कई विकासशील देशों के बीच ऋण की लगातार और गंभीर समस्या का होना प्रमुख चर्चा का विषय बन गया है। अब देखिए, जलवायु परिवर्तन पर बात की जानी है, आर्थिक विषयों पर बात की जानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात की जानी है। ये सभी चीजें तब तक ही संभव है जब कोई देश आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो और इन विषयों पर या इन मुद्दों पर अपना कोई निर्णय ले सके। तो आर्थिक रूप से स्वतंत्रता जैसे हम कह जरूर देते हैं कि वो संप्रभु राष्ट्र है, लेकिन क्या आपको लगता है कि संप्रभुता इतनी आसानी से मिल जाने वाली चीज है, या संप्रभुता केवल किसी देश की स्वतंत्रता तक ही सीमित है। ये जो शब्द है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, और संप्रभुता किसी को तभी मिलती है जब ना केवल वो विजिबल जंजीरों से जकड़ा हो, विजिबल का अर्थ हुआ कि दृश्य जंजीरों से जकड़ा हो, बल्कि उसको आर्थिक रूप से भी स्वतंत्रता प्राप्त हो, वो इतना सक्षम हो कि वो किसी भी तरह से देश के प्रति निर्णय लेने में सरकार सक्षम हो, लोगों के लिए निर्णय लेने में अंतर्राष्ट्रीय दबावों के बिना। अब आप पूछेंगे सर इसमें कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दबाव है, आपको पूछना होगा, क्योंकि जो भी वित्त की समस्या है, किसी देश के ऊपर जो ऋण है वो कहां से आया है, वो बाहरी संस्थाओं से आया है। और आज
आज के समय में ऐसे कई सारे महत्वपूर्ण देश हैं जो उस ऋण के जाल में दबे हुए हैं। तो जो बाहरी संस्था है जिसने उसको ऋण दिया है, वो उस पर ये दबाव डालेगा कि आपके देश की नीतियां कैसी होनी चाहिए, आपके करों का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, आप किन वस्तुओं पर कर लगाएंगे, किन पर नहीं लगाएंगे, आप आयात करने के लिए कौन सी वस्तुओं को महंगा करेंगे, आप रिन्यूएबल एनर्जीज का इस्तेमाल कितना करेंगे, कितना नहीं करेंगे, आप देश में जीवाश्म ईंधन को सस्ता कर दीजिए, आप हमारे यहाँ से फॉसिल फ्यूल ले लीजिए, हम आपको इतना ऋण भी और दे देंगे। तो जब चुकौती आएगी, जब चुकाने की बारी आएगी, तो वो देश तो दबाव में है। तो स्वतंत्र रूप से निर्णय कैसे हो पाएगा? यही यहाँ पर बहुत जरूरी बात है जो आपको जाननी है। तो द डेट फॉसिल फ्यूल ट्रैप, इस रिपोर्ट का नाम है क्या है? द डेट फॉसिल फ्यूल ट्रैप। ऋण भी है और फॉसिल फ्यूल का ट्रैप भी है। कैसे बताते हैं? देखिए, बाह्य ऋण जो देशों ने लिए हुए हैं, बेसिकली क्या है? बाह्य ऋण यानी कि अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से लिए हुए ऋण, जिसमें कई सारे अमीर देश हैं, कई सारे अमीर देशों से लिए हुए ऋण, विश्व बैंक जैसी, IMF जैसी संस्थाओं से लिए हुए ऋण, या फिर देश के भीतर मौजूद प्राइवेट बैंक से लिए हुए ऋण। तो कई सारे ऐसे बहुपक्षीय ऋणदाता है जिससे देशों ने ऋण लिए हुए हैं। तो ऋण लेने वाले जो देश हैं, इसमें एक और बात जरूरी ये है कि ज्यादातर ग्लोबल साउथ के देश है। अब एक शब्द आया आपके सामने, ग्लोबल साउथ पर बात कर लें। वैश्विक दक्षिण, ये बेसिकली एक टर्म है जिसे 1969 में सामने रखा गया था। आपने इसके पहले कुछ और शब्द भी सुने होंगे। तीसरी दुनिया के देश, जिसमें कई सारे विकासशील देश, अल्प विकसित देश, या ऐसे देश जो साधन संपन्न नहीं है, तकनीकी एडवांसमेंट नहीं है, गरीबी है, बेरोजगारी है, भुखमरी है, इनको क्या कहते थे पहले? थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, यानी तृतीय विश्व के देश। तो आपको याद होगा जब सोवियत यूनियन का पतन होता है, तब उसको कहा गया था कि द्वितीय विश्व का पतन हो गया। अब तृतीय विश्व तो बचा नहीं। फिर एक दूसरे शब्द का गठन हमें दिखाई देता है, और ये प्रचलन में भी तभी आता है जब दूसरे विश्व का जो अस्तित्व था वो समाप्त होता है सोवियत यूनियन के विघटन के साथ में, और फिर ये कहा जाता है कि अब जो विश्व है वो ग्लोबल साउथ के रूप में दिखाई देता है। और यहाँ पर ग्लोबल साउथ का अर्थ क्या है? ऐसे सभी देश जो अफ्रीका, एशिया या लैटिन अमेरिका के कॉन्टिनेंट में आते हैं, वहां पर विकासशील देश है, उनके पास इतने साधन संपन्नता नहीं है। आप शुरू से देखेंगे तो उत्तरी अमेरिकी जो देश है या फिर यूरोप के देश है, उनके पास आर्थिक समृद्धि पहले से कहीं ज्यादा, तकनीकी एडवांसमेंट है, ठीक है, और शुरू से साम्राज्यवाद जो बढ़ाया था वो यूरोप के कई सारे देशों से चला है। तो ग्लोबल साउथ की जो बात आती है, हालांकि ये जरूर है कि आप उसको केवल उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों तक ही नहीं बांट सकते, क्योंकि दक्षिणी क्षेत्र में आपको ओशिनिया वाला रीजन मिलेगा, न्यूजीलैंड और उसके साथ में ऑस्ट्रेलिया, जो कि आपको ग्लोबल नॉर्थ का पार्ट मिलेगा, क्योंकि वो भी संसाधन संपन्न है। तो एक आध दो चीजों को ऐसे आपको छोड़ना है। आपको ये देखना है कि बेसिकली ऐसे देश जो गरीबी, भुखमरी और विकासशील की स्थिति में है, वो ग्लोबल साउथ के देश, उनके ऊपर कर्ज है, ठीक है। तो 2011 से 2023 के बीच में जो कर्ज है उसमें लगभग 150% की वृद्धि हुई है, ये रिपोर्ट भी बताती है। और जो 25 सालों में अब तक अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। तो 150% तक इनका जो कर्ज है वो बढ़ गया है। और अगर आप इस चार्ट में देखें कि कौन कौन से देश हैं जहां पर क्राइसिस है, यहाँ आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा, जो बहुत ज्यादा लाल रंग से है, जैसे ये वाले अफ्रीकी देश आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर ये भी है मंगोलिया, यहाँ पर अर्जेंटीना भी आ गया है, ठीक, वेनेजुएला भी आ गया है, तो ऐसे कई सारे देश है। तो ये क्या है? इन डेट क्राइसिस। यहाँ पर जो ऋण चुकौती है वो अपने सबसे खराब स्तर तक पहुंच रही है, और इनके पास ऋण को चुका पाने का संघर्ष शुरू हो गया, समस्याएं शुरू हो गई। दूसरे पर आएंगे रिस्क ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट डेट क्राइसिस। तो लगभग जो ऑरेंज कलर से आपको यहाँ के देश दिख रहे हैं डार्क ऑरेंज से, रिस्क ऑफ प्राइवेट डेट क्राइसिस, जिसमें यूएस और ऑस्ट्रेलिया भी आपको दिख रहा है, उनके पास प्राइवेट क्षेत्रों से लिए गए ऋण को चुकाने में समस्या है। पीले रंग से देश जो दिख रहे हैं वो पब्लिक डेट क्राइसिस में है, जैसे कि यहाँ वाले देश,
है ना। इधर पर आपको म्यांमार दिख रहा है, बांग्लादेश दिख रहा है। उसके बाद नो रिस्क आइडेंटिफाइड वाले जो देश हैं उसमें आपको भारत, चीन, रशिया और ऐसे कई सारे देश दिख रहे हैं। ब्राजील दिख रहा है, कनाडा दिख रहा है, मेक्सिको दिख रहा है। मतलब नो रिस्क आइडेंटिफाइड, अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया गया। ऐसा हो सकता है कि रिस्क हो जाए, लेकिन अभी के समय में 2022 के जो ईयर है उसके हिसाब से तो नहीं है। तो सार्वजनिक ऋण पर आते हैं जरा, ये क्या व्यवस्था है। तो सार्वजनिक ऋण, जो पब्लिक डेट है, उसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, क्यों लिया जाता है। ऐसे समझिए किसी सरकार के पास, कोई सरकार है, उसके पास जो व्यवस्था के संचालन की जिम्मेदारी है उसको पूरा करने के लिए फंड होना चाहिए। और फंड कहाँ से आता है, जनता जो टैक्स देती है, जो टैक्स पेयर उसका कलेक्शन। आप जब बजट पढ़ते हैं तो बजट में आपने पढ़ा है ना कि रुपया आता है और रुपया जाता है, यानी रुपया किन स्रोतों से आएगा इसकी भी एक चार्ट बना होता है कि भाई इन इन स्रोतों से हमारे पास रुपया आएगा, रुपया जाएगा कहाँ, इसका भी चार्ट बना होता है कि इतने फीसद रुपया यहाँ जाएगा, इतना यहाँ। 1 रुपए के हिसाब से उसको असल में वो बना करके देते हैं, बहुत अच्छा बनाते हैं, आप देखिएगा। तो उसमें लिखा होता है इतना पैसा यहाँ खर्च होगा, उतना यहाँ, इतना जो ऋण है ऋण के ब्याज अदायगी में खर्च होगा। तो एक बड़ा हिस्सा सरकारों का ऋणों की ब्याज अदायगी में जाता है। तो ये पैसा लिया क्यों जाता है, ताकि देश के भीतर विकास कार्य कर सके। ठीक, जो खर्च किए जाने हैं, खर्च में भी जो ऋण है उसका जो खर्च है उसका वित्त पोषण कर सके। भाई अगर हमें कोई बड़ी योजना का संचालन करना है तो हमारे पास फंड भी तो होना चाहिए। और फंड कहाँ से आएगा, अगर देश के भीतर फंड मौजूद नहीं है या हमें इतनी प्राप्ति नहीं होनी है तो कई बार IMF या वर्ल्ड बैंक जैसी बड़ी संस्थाएं इस तरह के खर्चों को उपलब्ध कराती हैं। अपने लोगों की सुरक्षा और निवेश भी करना है किसी भी देश को, केवल आर्थिक विकास के साथ साथ सुरक्षा भी तो देनी है, हमें हथियारों को भी तो खरीदना है, भी फंड की आवश्यकता होगी। तो सार्वजनिक ऋण अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए या बहुत तेजी से बढ़ रहा हो तो एक बोझ की तरह होता है, जहां आपको दिख रहा है। क्योंकि किसी भी देश की GDP क्या है, देश के भीतर लोगों के द्वारा किए गए आर्थिक कार्यकलाप उस देश की GDP को विकसित करते हैं। और अगर आर्थिक कार्यकलाप से प्राप्तियां जो होनी है वो इतनी ना हो पाए कि उस देश ने जितना खर्च तय कर रखा है वो उसको प्राप्त कर सके या उन खर्चों को पूरा कर सके, तब वो क्या करेगा, कर्ज लेगा। यानी अगर आपकी आमदनी 10 रुपए है और आपके खर्चे 15 रुपए हैं, तो जो आपको अतिरिक्त 5 रुपए चाहिए वो कहाँ से लाएंगे, कर्ज लेंगे, कर्ज लेकर के पूरा करेंगे। और मान लीजिए आपने 5 रुपए को अतिरिक्त दिया और आपने सोचा था कि इसको मैं 10 रुपए में मिला लूंगा, तो आपको फायदा तब होगा ना जब आप 10 रुपए कहीं पूंजीगत कार्यों में खर्च करने जा रहे थे, तो आपने उसको 15 करके पूंजी लगाई, उससे लाभ कमाया, इसका कर्ज भी चुका दिया जो 5 रुपए लिया था, उसमें अगर ब्याज ब्याज भी चुका दिया और आगे आपने निवेश करने के लिए इस्तेमाल कर लिया। लेकिन अगर आपने जो 10 रुपए थे आपको रेवेन्यू खर्च करना था, आपको पार्टी में जाना था, आपने 10 रुपए लिए, 5 रुपए और ले लिया, तो आपके पास कोई भी लाभ नहीं हुआ, आपके पास ना कोई पूंजी सृजित हुई ना ही कोई लाभ हुआ। तो इकोनॉमी में आपने टर्म पढ़ा होगा कि राजस्व व्यय पूंजीगत व्यय की तुलना में बेहतर नहीं माना जाता है ना। पूंजीगत व्यय अच्छा है जहाँ पर आप किसी तरह की एसेट को क्रिएट करते हैं। अगर नहीं पढ़ा तो आप पढ़ लेंगे, क्लासरूम में तो रमेश सर इसको बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाएंगे ही। ठीक, ये आपने समझ लिया कि सार्वजनिक ऋण का बहुत अधिक होना या बहुत तेजी से बढ़ना अच्छा नहीं है। इसके अलावा विकास पर व्यापक संकटों के प्रभाव को रोकना वित्त पोषण की बढ़ती आवश्यकताएं हैं। वित्त पोषण की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि जो भी विकास के कार्यों में आने वाले संकट है, इसके अलावा जैसे अगर आपने देखा बीच बीच में महामारी जैसे संकट आते हैं, कोविड-19 के टाइम में देशों का जो ऋण था बहुत ज्यादा बढ़ गया था। क्यों बढ़ा, क्योंकि जो आय थी, आय के स्रोत थे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज घट गई। तो जो एक हमारा इंजन है आर्थिक क्रियाकलापों का वो ढीला पड़ गया, धीमा पड़ गया। तो हमें खर्चे तो मैनेज करने हैं, लोगों को महामारी से भी निकालना है, लोगों को मौत से भी निकालना है, जीवन यापन की लागत का संकट, जलवायु परिवर्तन, सभी चीजें शामिल है। जलवायु परिवर्तन की वजह से मान लीजिए कई सारे ऐसे देश है जिनकी इकोनॉमी क्राइसिस में है, जैसे मॉरिशस हो सकता है या कोई अन्य देश, उनको भी अपनी इकोनॉमी को भी रिवाइव करना है। उनकी इकोनॉमी मान लीजिए टूरिज्म पर चलती है, तो टूरिज्म सेक्टर अगर ठीक तरह से काम नहीं करेगा तो कैसे खर्चों को मैनेज कर पाएंगे।
और एक असमान अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना विकासशील देशों की वित्त पोषण तक पहुंच को अपर्याप्त और महंगी बना देती है। यानी कि जो ऐसे लोग हैं जो जिनसे आप ऋण देते हैं, तभी कहा जाता है ना कि एक समय साहूकारों से ऋण लिया जाता था, तो भाई को पता चला कि महीने के हिसाब से आपको 10% ले रहे हैं, 20% ले रहे हैं। कई बार तो लोग ब्याज को चुकाते चुकाते जिंदगी बीत जाती थी, लेकिन मूल बकाया ही रहता था। ये एक स्ट्रक्चर जो छोटे लेवल पर हमें दिखता है, वही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी है। आप सोचिए, एक आदमी बैंक जा रहा है, बैंक अगर ना हो तो किसी साहूकार से लेगा। तो ऐसे ही समझिए कि बैंक किसी देश को या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं अगर किसी देश को ऋण देने से मना कर दें, करती भी है उसकी स्थिति को देखते हुए, तो हो सकता है वो किसी ऐसी संस्था के पास जाने को मजबूर हो जाए, किसी ऐसे देश से ऋण लेने को मजबूर हो जाए जो उसको अपनी शर्तों पर ऋण देगा। ऐसा ही चीन करता है। कई सारे देशों को इस तरह से द्विपक्षीय संबंधों के आधार पर जो ऋण दिए गए हैं, उसके बाद क्या किया, वहां का बंदरगाह ले लिया, वहां पे कोई उन्होंने कॉरिडोर निकाल दिया। तो कई सारे देशों के नाम आप ले सकते हैं, श्रीलंका का ले सकते हैं, पाकिस्तान का ले सकते हैं, कई सारे अफ्रीकी देशों का नाम आप ले सकते हैं जो इस तरह के डेट ट्रैप पे फंसे हुए। और वही यहाँ पर इस रिपोर्ट में सामने भी है। तो दक्षिण साउथ या ग्लोबल साउथ की ऋण समस्या के कई निहितार्थ होते हैं। ग्लोबल साउथ में जैसे आपको यहाँ पर बटा हुआ दिख सकता है, जो भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ग्लोबल साउथ के देश को किसे कहते हैं। तो आर्थिक एवं सामाजिक अस्थिरता है यहाँ पर। आर्थिक अस्थिरता होने से सामाजिक अस्थिरता भी हो जाएगी। उनके पास इतने संसाधन नहीं है कि उनकी जो जनता है या जो वहाँ के नागरिक है अपने आप को इतना रिवाइव कर सके, इतने सारे चीजों से जुड़ सके, रोजगार बना सके, इंडस्ट्रीज लगा सके, ऐसे कार्य नहीं कर सकते। सरकार का सपोर्ट मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिल पा रहा। अगला क्या है, ऋण बाजारों तक पहुंच के बिना ऋण का भुगतान करने से गहरी मंदी भी आ रही है। यानी ऋण बाजारों तक अब तो वो पहुंच नहीं पा रहे हैं, उनको अगले ऋण भी नहीं मिल रहे हैं। दूसरा, जो ऋणों का ब्याज है, जैसा परसेंट रुपया जाता है, कहा जाता है भाई 23% पता चला ऋण के ब्याज में चला गया, ब्याज दे दिया। अब जो फंडिंग थी जो कल्याणकारी कार्यों में खर्च करनी थी, वो तो है ही नहीं। तो बेरोजगारी बढ़ेगी, सरकारी योजनाएं नहीं निकाल पाएंगी, बेरोजगारी बढ़ेगी। तो इसके आगे आप खुद जोड़ लीजिए। मैं आपको बताता हूँ बेरोजगारी बढ़ने से क्या होगा, जनता में असंतोष होगा, चीजों की कीमतें महंगी होंगी, आपके आर्थिक विकास की दर घटने लगेगी, आपके ऊपर ऋणों का बोझ और बढ़ता चला जाएगा। कोई आसपास के पड़ोसी देश हो सकता है, वहां पर किसी तरह के उग्रवाद जैसी गतिविधियों को बढ़ाना शुरू कर दे, आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो जाए। तो सारा चेन है, चेन रिएक्शन है जो एक साथ चलता है, इसको आपको समझना है। ग्लोबल साउथ की समस्याओं में और क्या है, मुद्रा का अवमूल्यन होगा। समझिए कैसे होगा, व्यापार और अंतरराष्ट्रीय निवेश में आय की हानि के कारण वैश्विक दक्षिणी देशों की मुद्राएं अवमूल्यित हो गई हैं। क्या क्या लिखा हुआ है समझिए, व्यापार और अंतरराष्ट्रीय निवेश में आय की हानि के कारण, यानी ट्रेड नहीं हो रहा, व्यापार नहीं कर पा रहे, निर्यात नहीं कर पा रहे, निर्यात करने के चलते जो विदेशी मुद्रा अर्जित करनी है वो नहीं हो पा रही, अंतरराष्ट्रीय निवेश नहीं आ पा रहा, वहां पर किसी तरह की नई पूंजी का सृजन नहीं हो पा रहा, कोई पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं क्षेत्र में। इनकम आपकी कम हो गई है। जब आपकी इनकम कम हो जाएगी तो जो सर्कुलेशन है इकोनॉमी में, आपके जो फंड का फ्लो है, मुद्रा का फ्लो है, वो कम हो जाएगा, तो अपने आप आपकी मुद्रा की कीमत गिरने लग जाएगी, है ना। तो मुद्रा आपकी अवमूल्यित हो गई, इससे क्या होगा, इससे कई सारी वस्तुओं का जो आप आयात करते हैं, अगर आपकी वैल्यू कम हो रही है, मान लीजिए $1 बराबर 80 रुपए है, अब $1 बराबर 100 रुपए हो गया, तो आपको पहले किसी चीज को आयात करने में मान लीजिए $1 देना है, तो आपको 80 रुपए खर्चने थे, अब आपको 100 रुपए खर्चने, ये 200 रुपए भी हो सकता है, 300 रुपए भी हो सकता है, कई गुना बढ़ सकता है ना। तो और महंगा हो जाएगा, तो आपको जरूरी वस्तुओं का आयात करना महंगा हो जाएगा। जैसे कुछ देशों के उदाहरण भी आप लिखने के लिए इनको नोट कर सकते हैं कि अगर आपको उदाहरण देने हो, कोई ठोस बात कहनी है अपनी, तो आप किन बातों का उदाहरण देंगे। जैसे कि जाम्बिया, कोविड-19 महामारी के चलते इस देश में जो परिस्थितियां हैं वो विपरीत दिखाई दे रही है, ठीक है। तो पेरिस क्लब ऋणदाता देशों और इसके अन्य बड़े द्विपक्षीय ऋणदाता चीन के साथ इसका जो समझौता है 6.3 बिलियन का ऋण पुनर्विक्रय समझौता, क्या चीज इसका भी नाम है इसमें। पेरिस क्लब एक समूह है जो देशों को ऋण देता है, उसके साथ ऋण लिया है। दूसरा, चीन के साथ भी ऋण लिया हुआ है, समस्याएं हैं।
क्लब की जो बात करें तो इसमें ज्यादातर पश्चिमी ऋणदाता यानी ऋण देने वाले देश शामिल हैं। 1956 की बैठक के बाद इसका विकास किया गया था और अर्जेंटीना पेरिस में अपने सार्वजनिक ऋणदाताओं से मिलने के लिए सहमत हुआ। इस बार मकसद ये है कि उन देशों के लिए स्थायी ऋण राहत का समाधान खोजा जा सके जो अपने द्विपक्षीय ऋणों को चुकाने में असमर्थ है। जैसे जिन दूसरे देशों ने चीन के साथ माली ऋण लिया है वो नहीं चुका पा रहे, किसी तरह का दबाव आ रहा है, ये हो सकता है मदद कर दे। ऐसी कुछ बातें इसमें निकल करके आ रही है। अगला श्रीलंका है। तो डॉलर मूल्य वाले श्रीलंका विकास बॉन्ड के सभी धारक अपने बॉन्ड को 5 नए श्रीलंकाई रुपए मूल्य वाले नोट में बदलने पर सहमत हो गए। ये बेसिकली इस बार की जो न्यूज है उसमें ऐसी बातें लिखी हुई थी कि क्या क्या चीजें होने जा रही है, उन्हीं को यहाँ पर लिख दिया गया है। इसके साथ ये समस्या थी तो ये सॉल्यूशन लेकर के आए। तो श्रीलंका इस बार ये सॉल्यूशन लेकर के आए हैं जिससे इनको कुछ सुधार की उम्मीद है। बाकी भारत से भी इनके कुछ अनुमान है, कुछ उम्मीदें हैं कि भारत यहाँ पर कुछ हेल्प करेगा, खास तौर से G20 की बैठक के दौरान। घाना के साथ भी कुछ समस्याएं हैं। पिछले साल के अंत में उसने अपने अधिकांश विदेशी ऋण का भुगतान नहीं किया था, इनके ऊपर एक दबाव आ गया है। घाना की लोकेशन कहाँ है? यहाँ गोल्डा झील कहाँ है? घाना में है। कुछ ऐसी छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आपको देखनी है। जैसे अभी ऋण के ट्रैक में है तो उसमें देख लीजिए कि और क्या क्या चीजें हैं, इसकी विशेषताएं क्या है, कहाँ पर चर्चा में है। हो सकता है ये पूछ दिया जाए हाल ही में अफ्रीका का एक देश इस तरह से ऋण के ट्रैक में फंसा हुआ था, वहां पर ये समस्याएं थी, कौन सा देश है उसका नाम पूछ ले। वहां पर ये नदी बहती है, किस देश में बहती है ये पूछ ले। तो सवाल कैसा भी फ्रेम हो सकता है, आप केवल अपना दिमाग खोल के रखना है। जब भी कोई ऐसी खबरें आए उनसे जुड़ी हुई चीजों को इस तरह से आपको समझना है। पूछते हैं करंट अफेयर सर कैसे पढ़ना है, ऐसे ही पढ़ना है। जो जो जरूरी बात है उसमें सोच लीजिए क्या क्या पूछा जा सकता है। तो कॉमन फ्रेमवर्क के तहत फिर से काम करने वाला चौथा देश और अगले 3 वर्षों में अपने अंतर्राष्ट्रीय ऋण भुगतान को 10.5 बिलियन डॉलर से कम करने का इन्होंने लक्ष्य रखा है। इसको पूरा करने की दिशा में काम करेंगे। इसी तरह अगर आप पाकिस्तान को देखेंगे तो पाकिस्तान के ऊपर भी जो ऋण है लगभग 24 बिलियन डॉलर का है। लगभग उन्हें 24 बिलियन डॉलर की आवश्यकता है और वहां पर अभी कोई स्थापित रूप से या स्थायी सरकार भी मौजूद नहीं है। और पिछले समय में जो बाढ़ आई है उसका भी प्रभाव उनके ऊपर बहुत ज्यादा है। तो आप सोचिए कि वो कैसे अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करेंगे। और वहां पर जो महंगाई है और बेरोजगारी की दर है वो भी बढ़ती जा रही है। यहाँ पर भी कुछ सॉल्यूशन निकले। बेसिकली बात यह है कि पात्र देशों को ऋण समाधान में कोई मदद मिल सके। और G20 ने 2020 में ऐसा कुछ प्रयास किया भी था। कोविड-19 महामारी के कारण जो समस्या हुई थी उसके चलते कॉमन फ्रेमवर्क बनाया था जिसके तहत बाकी के देश मिलकर के कोई समाधान ढूंढे। इसका मकसद क्या है कि दिवालियेपन और लिक्विडिटी की समस्याओं से निपटा जाए। हालांकि उतना ज्यादा सफल नहीं रहा था, उसमें का कार्यान्वयन भी ठीक से नहीं हो पाया। इसके अलावा सभी आधिकारिक द्विपक्षीय ऋणदाताओं द्वारा पूर्ण और पारदर्शी तरीके से लागू करने के लिए इसको डिजाइन किया गया है। और G20 और पेरिस क्लब भी इसका सपोर्ट कर रहे हैं जो ऋण देने में सक्षम हो सकते हैं। G20 के देश भी हैं और पेरिस क्लब भी है। ठीक है, तो मेन बात अब इसमें और आपको समझ में आएगी कि मान लीजिए ये सब तो ठीक है, लेकिन जो तरीके हैं ऋण देने के, अभी G20 में चीन भी है तो चीन की आप तरीकों को देखेंगे, चीन के तरीके भारत से अलग है, भारत के तरीके चीन से अलग है। चीन हमेशा एग्रेसिव तरीके से ऋण देता है, उसकी वसूली भी अलग तरीके से करता है। इसको लेकर के भी यहाँ पर बात कही गई है। पेरिस क्लब के साथ बड़े ऋणदाताओं को अधिक उदार बनने के लिए भारत यहाँ पर प्रभावित कर सकता है। अगर ये पूछा जाए कि पूरी प्रक्रिया में इतने सारे देशों का नाम आपने बता दिया, ये समस्याएं आपने बता दी, भारत कहाँ पर ठहरेगा? भारत के पास पावर है, भारत के पास सॉफ्ट पावर है जिसका इस्तेमाल वो ऋणों को आसान करने में कर सकता है। ठीक है, भारत द्वारा ऋण संकट के लिए बहुपक्षीय विकास बैंकों में सुधार के महत्व पर बल दिया जाना है। तो जो भी विकास बैंक है उसमें भारत मदद कर सकता है, सुधार की बात थोड़ा सामने रख सकता है। देश उसमें अगर सहमत होंगे, सब सहमति से कोई बात बनेगी तो उसका समाधान निकलेगा। इसके अलावा भारत ने न्यू डेवलपमेंट बैंक को लॉन्च करने के लिए ब्रिक्स देशों के साथ काम किया है। लेकिन जो चीन वाली समस्या थी वो अब आपको अगले पॉइंट में दिखाई देगी कि चीन और भारत के ऋण संकट से निपटने के जो तरीके हैं उसमें विरोधाभास है, जैसे कि बहुपक्षीय और एक तरफा वित्तीय लाभ बनाम कल्याण। चीन की जो नीतियां हैं, रणनीतियां हैं, वो वित्तीय लाभ की रहती है। वित्तीय लाभ ना सही, वो देश उस तरह से वित्तीय लाभ देने में सक्षम नहीं है तो वहां के रिसोर्सेज पर कब्जा। अपने क्षेत्र को तो उसने आक्रामक तरीके से
कब्जे में लेना शुरू ही किया है, बाकी वो बाकी सभी जगहों पर भी अपने ऐसे फुटप्रिंट्स छोड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि चीन के पास पैसा बहुत है देने के लिए लोगों को। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत काम किया अपने यहाँ, उन्होंने उद्योग धंधों पर बहुत काम किया है, तो उन्होंने अर्निंग बहुत कर ली है। अब वो बांट रहा है पैसे, ताकि पैसे बांटे जाए और बड़े साहूकार के रूप में फिर उनकी वसूली की जाए। तो दिक्कतें हैं, जैसा कि आप इकोनॉमी वाले सेक्शन में भी इस चीज को पढ़ेंगे। ग्लोबल जो डेट वाली बात है वो आपको यहाँ मिलेगी, लेकिन ये बेसिकली जो मुद्दा है इकोनॉमी से भी जुड़ता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के साथ साथ आर्थिक संबंध भी यहाँ पर जुड़ते हैं। ठीक है, तो ये G20 की बैठक होगी, अब देखेंगे उसमें किस तरह के समाधान निकलते हैं। तो क्या है आपको फिर पता चलेगा, क्यों है आपको पता चल गया। कुछ समय बाद जब G20 की बैठक हो जाएगी, उससे जुड़े हुए जो भी जरूरी अपडेट्स निकल करके आएंगे वो आपके सामने हम लेकर के आएंगे। तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताते रहा करिए कि आपको किस तरह के टॉपिक्स को देखने में या पढ़ने में किसी तरह की दिक्कत आ रही है, हम उसको यहाँ पर कवर करेंगे। और अगर आपको आसानी होती है तो भी आप अपना जवाब बता सकते हैं, और आपको इन सेशन से जो लाभ होता है उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। अब एक प्रश्न है जिसको आप प्रैक्टिस सेशन के रूप में लेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन, G20 कॉमन फ्रेमवर्क के संदर्भ में आपको यहाँ विचार करना है। पहला, यह पेरिस क्लब के साथ मिलकर G20 द्वारा समर्थित एक पहल है। दूसरा, यह कम आय वाले देशों को अस्थिर ऋण का समर्थन करने की एक पहल है। तो आपको बता रहे हैं इनमें से कौन सा है, कौन से कथन सही है। कमेंट सेक्शन में आप अपना उत्तर लिख दीजिए, मैं देख लूंगा और आपसे अगले सेशन में मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। अगर आप किसी और टॉपिक पर भी कोई वीडियो, कोई क्लास चाह रहे हैं तो आप लिख दीजिए। अगर इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, पढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिए। शुक्रिया।